नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो मैं क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ वो कई मायनों में दिलचस्प है और बड़ी रोचक है, क्योंकि ये हाल ही के दिनों में, या यूँ बोला जाए कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी डायमंड की चोरी है। आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होगी, कई तो मेरे चैनल पे है। सबसे बड़ी रेल चोरी जो थी, और एक चोरी जिसका मेंशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, ये सब पहले के ज़माने में होती थी। लेकिन जो आज की कहानी है ये मॉडर्न डे की कहानी है। तकरीबन ये आप जान के चलिए आज से 2 दशक पहले की कहानी है ये। इटली एक ऐसा शहर जो फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ की सड़कें और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शकों को, टूरिस्टों को पूरे वर्ल्ड से इटली की तरफ आकर्षित करती है। लेकिन इटली में कई साल पहले एक लड़के का जन्म होता है। वो लड़का बचपन से इतना शातिर होता है कि तकरीबन महज 4 या 5 साल का था तभी से वो चोरी वोरी करने लगता है। कभी दुकान पे जाता था तो वहाँ पे जो रुपए रखे होते थे, वहाँ की करेंसी होती थी, उनको ले आता था। अपने दोस्तों के यहाँ चोरी करने लगा। जब बड़ा हुआ तो स्कूल में चोरी करने लगा, उनकी कीमती सामान, उनके पैसे चुराने लगा। उसको इस बात का अंदाज़ा था कि उसके अंदर ये चोरी का हुनर है। वो प्लानिंग करके जाता था और बाकायदा प्लान उसका सक्सेसफुल भी होता था। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। उसकी एक आदत थी, वो किसी भी शहर में ज़्यादा समय तक नहीं रहता था, क्योंकि चोरी करने के बाद उसको ये डर सताता था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अच्छा, चोरी करना, जो चोर होते हैं प्रोफेशनल, उनके लिए उतना मुश्किल काम नहीं होता है। मुश्किल काम होता है चोरी के बाद चोरी किया हुआ सामान को बेचना और अपने आप को बचाए रखना। तो इस मामले में भी वो चोर काफ़ी समझदार था और वो केवल कुछ लोगों को ही अपना चोरी का सामान बेचता था जिन पे वो फुली ट्रस्ट करता था। उस व्यक्ति का नाम था लिनार्डो नोटोएर बाल्लो। लिनार्डो जो थे, चोरी करते थे, जगह बदल देते थे, सामान शुरुआत के दिनों में बेचते भी नहीं थे क्योंकि उससे पुलिस को शक हो जाता कई, और अनजान व्यक्ति को भी अपना चोरी का सामान नहीं बेचा करते थे। अब लिनार्डो के मन में आया कि ये सब छोटी छोटी चोरी करते हुए पूरी उम्र बीत जाएगी पर कुछ उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो उनको पता चलता है कि बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे हीरे का बहुत बड़ा कारोबार है। जैसे भारत देश में, गुजरात में होता है, तो वैसे ही बेल्जियम में दुनिया भर के बड़े बड़े हीरे कारोबारी आते हैं और वहाँ पे आदान प्रदान होता है हीरो का। तो उसने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे चोरी की जाए, और एक ऐसी चोरी, आखिरी चोरी, जिसको करने के बाद वो पूरा जीवन अपना आराम से काट सके। तो लिनार्डो बेल्जियम जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। एंटरप डायमंड सेंटर एक ऐसा सेंटर था जहाँ दुनिया भर के डायमंड के कारोबारी आते थे। वहाँ अंदर अंदर दुकानें थी, वो किराए पे लेते थे, वहीं रहते थे और वहीं से अपना कारोबार करते थे। अब जो एंटरप डायमंड सेंटर था उसकी सिक्योरिटी भी अमूमन टाइट होगी, क्योंकि इतना बड़ा सेंटर था और सभी की एंट्री अलाउ नहीं थी। जो कारोबारी थे केवल उन्हीं की एंट्री अलाउ थी। तो ये बात धीरे धीरे लिनार्डो को समझ में आई। वही डायमंड सेंटर के पास एक कॉफ़ी हाउस था, और जिसमें शीशे, बड़े बड़े शीशे लगे होते थे। आपने हॉलीवुड की पिक्चर्स देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉफ़ी हाउस होता है, उसमें बड़े बड़े शीशे होते हैं। और कॉर्नर की सीट पे लिनार्डो बैठ के उस डायमंड सेंटर पे लोगों की आवाजाही को देखता था, उनको नोटिस करता था और अपने नोट्स बनाता था। धीरे धीरे 6 महीने हो गए, 1 साल होने को है, वो अपने नोट्स बनाता रहा। वो देखता था कितने गार्ड आ रहे हैं, कितने गार्ड किस समय जा रहे हैं, किस टाइप के गार्ड आ रहे हैं, क्रिश्चियन कितने गार्ड हैं, कितने जूस गार्ड हैं, कितने कारोबारी आते हैं, उनका हाव भाव कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हैं। सारी चीज़ें उसने नोटिस की और फिर उसने सोचा कि अब इसके बारे में प्लान बना के इसमें एंट्री की जाए। अब बाहर का उसको पूरा नॉलेज हो गया था कि बाहर कैसी दिनचर्या रहती है गार्ड्स की, सिक्योरिटी की। अब अंदर जाना है।
तो इसी बीच वो कुछ लोगों से दोस्ती बनाता है शराब के ऊपर। वहाँ पे पब में जाता है, वहाँ एक दो कारोबारियों से मिलता है, उनको ड्रिंक ऑफर करता है, फिर दोस्ती बना के उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है। फिर पता चलता है कि केवल हीरे कारोबारी ही अंदर जा सकते हैं और तकरीबन $700 का मंथली किराया वहाँ पे लगता है एक दुकान का। तो लियोनार्डो प्लान बनाता है कि वो हीरा कारोबारी बनेगा। एक पैंट, एक शर्ट, एक पेन और एक ब्रीफ केस लेके वो सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके वहाँ जाता है। एज अ हीरा कारोबारी अपने आप को रजिस्टर करता है और $700 देके एक दुकान किराए पे ले लेता है। अब जब किराए पे ले लेता है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी नंबर मिला करता था लोगों को जो कारोबारी होते थे, तो वो भी उसको मिल जाता है। फिर वहाँ पे वो एंटर करता है। जब एंटर करता है तो देखता है कि अंदर का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी है, वो और भी टाइट है। मोशन सेंसर लगे हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, गार्ड चप्पे चप्पे पे हैं, कैमरेज लगे हुए हैं। और जो मेन तिजोरी थी वो जमीनी स्तर के 2 तल्ले नीचे, यानी अंडरग्राउंड 1 और अंडरग्राउंड 2 जो था फ्लोर, उस पे थी। और तिजोरी इतनी विशालकाय थी कि अगर ये सारी चीज़ें, सारे सेंसर, सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए भी कोई चोर अगर वहाँ जाता था और अगर उसे खोलने की कोशिश करता या काटने की कोशिश करता तो उसे पूरे 8 घंटे लग जाते और तब तक वो पकड़ा जाता। एक और बात थी कि उस तिजोरी की जो चाबी थी वो 2 तरीके की थी। एक इलेक्ट्रॉनिक जिसमें 4 डिजिट का पासवर्ड लगता था। 4 डिजिट का पासवर्ड डालने के बाद एक अंदर और तिजोरी थी जिसकी चाबी तकरीबन 1 फीट लंबी थी। फिर इस तिजोरी को खोलने के बाद ही वहां पे रखे गहने, पैसे और वैल्यूएबल एसेट आदमी के हाथ लग सकते थे। तो अब लियोनार्डो को समझ में आ गया कि ये इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन उसने भी ठान रखा था। वो शाम को जाता और बीच बीच में वहाँ जो हीरे कारोबारी होते हैं उनको अलाउ होता था अंदर जाके अपना सामान रखना। तो बीच बीच में वो नोटिस करने लगा। अब क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं थे, वीडियो रिकॉर्डर अलाउड नहीं था अंदर, तो शुरुआत में तो उसने मेमोराइज किया सारी इमेजेस, सारे कोने, मैप बनाने की कोशिश की, पर वो उतना सफल नहीं रहा। तो फिर आगे चल के उसने एक कलम खरीदी, एक पेन जिसमें कैमरा था, वीडियो रिकॉर्डर था। अब वो पेन रख के आने लगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो पैंट, शर्ट, नॉर्मल पेन रखता था। तो जब वो पेन रख के आने लगा तो किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो यूजुअली अपने पेन अपने पॉकेट में रखता था आगे वाले। अब धीरे धीरे वो वहाँ की फ़ोटो खींचने लगा, वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और फिर उसके पास एक इंटरनल मैप तैयार हो गया। अब दूसरी बाधा, दूसरी डिफ़िकल्टी जो उसको ये लगी कि जो 4 डिजिट का पहला पासकोड लगता है तिजोरी के अंदर एंटर करने से पहले, वो कैसे हासिल होगा, क्योंकि वहाँ लाइट रहती थी, सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, तो वो फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाता था। तो उसने इसका एक उपाय निकाला कि शाम के वक्त जब सब लोग जा रहे होते हैं तो एक उस समय सिक्योरिटी गार्ड वहाँ कम क्वांटिटी में होते हैं और कुछ समय के लिए एक जगह होती है जो खाली पड़ी होती है। तो अपना उसने रिकॉर्डिंग वाला पेन उसी कोने में रख दिया और पूरे एक दिन के लिए छोड़ दिया। जब अगले दिन वो आया तो उसने देखा कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड जब पासकोड डाल रहा था तो वो रिकॉर्ड हो गया। अब उसे 4 डिजिट का पासवर्ड मिल गया, एरिया का मैप मिल गया, कहाँ कहाँ सेंसर लगे हैं ये उसे मिल गया। अब मेन तिजोरी खोलने के लिए 1 फीट की चाबी या कोई दूसरा तरीका। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लानिंग हो चुकी है। अच्छा, इस प्लानिंग को करते करते उसको 1.5-2 साल बीत गए, अंदर रहा, बाहर रहा। अब उसको ये समझ में आ गया कि ये काम अकेले का नहीं है, तो उसने एक टीम बनाई। टीम उसको मिला के 4 लोगों की थी और उसने कोड नेम रखे। पहला कोड नेम मिस्टर मॉन्स्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर से काफ़ी हिष्ट-पुष्ट था, लंबा चौड़ा था, ताकतवर था, कोई भी ताला हो वो खोल देता था और एक तरीके का ये बताया जाए ऑलराउंडर किस्म का चोर था तो गलत नहीं होगा। तो मिस्टर मॉन्स्टर को उसने रखा ताला खोलने के लिए और बल का प्रयोग करने के लिए जहां आवश्यक होगा। एक थे स्पीडी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करने में और हैक करने में काफ़ी महारत हासिल थे। तो जितने भी सिक्योरिटी कैमरा थे उनको हैक करना,
या अलार्म सिस्टम को हैक करके उनको डिसेबल करने के लिए उसने एक व्यक्ति को रखा जिसका कोड नेम दिया मिस्टर स्पीडी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो था उसका नाम रखा मिस्टर जीनियस। मिस्टर जीनियस को किंग ऑफ कीज भी बोलने लगा, मतलब चाबियों का राजा। पासकोड डालने के बाद जो दूसरी तिजोरी के पास ये लोग पहुंचते उसकी चाबी 1 फीट की थी। अब उसको खोलने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी, इसलिए मिस्टर स्पीड को माफ करिएगा मिस्टर जीनियस को हायर किया गया। और ये व्यक्ति तकरीबन 60 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास ताले तोड़ने की और चाबी बनाने की अनेक विधियां थी। कई सालों से ये चोरी करता रहा और बचता रहा, कई बार जेल भी गया। पूरी टीम बनाई, पूरी टीम को ये प्लान समझाया, टीम भी राजी हो गई। और फिर उसने कहा कि मैं अभी चोरी नहीं करूंगा, कुछ समय बाद चोरी करूंगा। पैसा उसके पास था ही। कुछ दूर पे उसने सेम उसी डिजाइन, उसी नक्शे के बेसिस पे एक नकली तिजोरी, एक नकली एनवायरनमेंट बनाया। और वहां पे मिस्टर मॉन्स्टर, मिस्टर स्पीडी और मिस्टर जीनियस को ये कहा कि ये आपकी तिजोरी है, आप इसके साथ खेलिए, इसके साथ प्रैक्टिस करिए और कोशिश ये करिए कि जब लाइट बंद हो तब आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। क्योंकि इनका जो टारगेट था वो ये था कि ये पहले एंटर करेंगे, लाइट बंद करेंगे और कैमरा डिसेबल करेंगे, सेंसर्स डिसेबल करेंगे, उसके बाद ये चोरी करेंगे। तो आप ये सोचिए कितना शातिर व्यक्ति था कि मतलब चोरी के लिए पहले उसने हूबहू वैसे ही तिजोरी बनवाई और अपने चोरों को ट्रेन करने के लिए उनको प्रैक्टिस का एक पूरा अरीना दे दिया, एक जगह दे दी। अब बाकी लोग प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब समय आता है चोरी का। 15 फरवरी सन 2003 में वो उस डायमंड सेंटर, एंड टू रैप डायमंड सेंटर के पास जाता है अपनी गाड़ी से और बाकियों को लेके जाता है। और उस दिन वो प्लान बनाता है कि आज मैं चोरी करूंगा। अच्छा, शनिवार और रविवार को डायमंड सेंटर पे कम सिक्योरिटी गार्ड रहते थे और जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे वो अधिकतर ज्यूज थे, यानी यहूदी थे। तो उनकी एक स्पेशल प्रेयर होती है, तो उसको करने के लिए वो जाया करते थे। और सबके मन में ये भावना थी, सबको ये पता था कि ये काफ़ी कठिन टास्क है यहाँ चोरी करना। तो वो लोग भी निश्चित रहा करते थे क्योंकि हर जगह सेंसर से टेम्परेचर सेंसर था, जिससे अगर कमरे का वातावरण में थोड़ा भी बदलाव आता तो अलार्म सिस्टम बच जाता। तो जो गार्ड थे वो भी थोड़ा सुनिश्चित थे कि यहाँ चोरी करना मुश्किल है, तो कभी कभी वो ढीले पड़ते थे। तो इसी बीच 15 फरवरी 2003 को लिनार्डो अपने 3 चोरों की टीम के साथ डायमंड सेंटर से सटी हुई एक बिल्डिंग थी उसके टेरेस पे जाता है और डायमंड सेंटर के बालकनी में एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो सबसे पहला काम कैमरा डिसेबल कराया जाता है। कैमरा डिसेबल करने के बाद वो अंदर जाते हैं, खिड़की को लॉक करते हैं। क्योंकि कई सालों से लिनार्डो उस एरिया में था तो उसे पता था सेंसर कहाँ है, कैमरा कहाँ है, तो सब डिसेबल करते चलते हैं। अब एक समस्या उनको आने वाली ये थी कि जो टेम्परेचर वाले सेंसर्स थे उनको डिसेबल कैसे करें। तो उसका एक सोल्यूशन था कि हेयर कंडीशनर वाले जो स्प्रे होते हैं, हेयर स्प्रे, लिनार्डो वो ले गया था। उसने रिसर्च की थी और ये पाया था कि हेयर स्प्रे अगर हम टेम्परेचर वाले सेंसर्स पे डाल दें तो वो डिसेबल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसने यही किया, जितने भी टेम्परेचर वाले सेंसर थे उस पे हेयर स्प्रे डाल के उनको खराब कर दिया। स्पीडी ने सारे ही कैमरे डिसेबल कर दिए और अब ये लोग तिजोरी के गेट नंबर 1, जो कि 4 डिजिट के पासवर्ड से सुरक्षित था, वहां पहुंचते हैं। पासवर्ड इनके पास पहले से था, ये एंटर करते हैं, पासवर्ड सही था, दरवाजा खुलता है। अब आती है मेन तिजोरी जिसकी चाबी 1 फीट की थी और मजबूत तिजोरी। यहां पे आते हैं किंग्स ऑफ कीज यानी मिस्टर जीनियस। वो अपना काम करते हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये सारी तिजोरी खुल गई, सारे अलार्म डिसेबल हो गए, सारे लॉकर खुल गए। ये अपना सामान भरने लगते हैं, सारे ही हीरे जवाहरात और वैल्यूबल सामान जितना ये अपने साथ कैरी कर सकते थे वो ये भर लेते हैं। और
जैसे आए थे उसी रास्ते से ये धीरे से निकल जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सुबह के 5:30 बज रहे थे जब ये लोग वहां से चोरी करके निकल जाते हैं। अब चोरी हो गई थी, 5:30 बजे थे, 7 साढ़े 7 तक सारे गार्ड आ जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे बेल्जियम में आग की तरफ फैल जाती है। इसी बीच जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि चोरी करना इन चोरों के लिए आसान होता है, उसके बाद की प्लानिंग ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन लिनार्डो दिमाग का शातिर था, उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। वो पहले इन लोगों के साथ हाईवे के रास्ते जंगल की ओर जाता है और बीच में इन लोगों को भूख लगी होती है तो ये रुक जाते हैं और सैंडविच खाते हैं। अब इसमें से जो एक चोर था उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, वो थोड़ा घबरा जाता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो जब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो सैंडविच आधा खाया होता है, आधा छोड़ देता है। घबराहट के मारे वो जाता है। फिर ये तीनों जंगल की ओर जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो इनका ये प्लान बनता है कि क्योंकि इन्होंने कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा था और कोई भी तरीके का सबूत नहीं छोड़ा था, क्योंकि प्लास्टिक का पूरा ड्रेस पहना था और सारी चीज़ें इन्होंने, ग्लव्स पहने थे, मास्क पहने थे, बालों पे कवर लगाया था, तब ये सारे सबूत उनको जलाने होते हैं। लिनार्डो ये बोल के अपने सबूत जला देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। बाकी लोग भी अपना करते हैं। लेकिन जिस चोर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, जो थोड़ा डर गया था, सहम गया था, वो आधे ही कपड़े जलाता है और घबराहट के मारे कपड़े छोड़ के वहां से चला जाता है। अब भाई धीरे धीरे खबर बेल्जियम मीडिया में आने लगी, पूरे मार्केट में फैल गई। 8 अरब की चोरी हुई थी। आप इमेजिन करिए, सन 2003 में 8 अरब की इस सदी की सबसे बड़ी डायमंड की चोरी हुई। लोगों के बीच में हाहाकार बच गया। पुलिस भी अब ढूंढने लगी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। धीरे 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 पुलिस गवाह इकट्ठे करती, लोगों से पूछताछ करती, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से। इसी बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पता चलता है कि एक गाड़ी हाईवे के रास्ते से जंगल की ओर गई है और पहले एक रेस्टोरेंट में रुकी है। जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई करती है, जहाँ जहाँ गई थी वहाँ जाती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि हाँ 4 लोग आए थे और जिसमें से एक घबराया हुआ व्यक्ति था और वो सैंडविच ऑर्डर किया लेकिन आधा ही खाया। वहाँ से सैंडविच का सैंपल लिया जाता है और सैंडविच लिया जाता है। फिर आगे चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएगी, वो जंगल की ओर गए। जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कई तरीके के कपड़े पूरे जले हुए हैं, लेकिन एक कपड़ा ऐसा था जो कि आधा जला था और वो उसी चोर का था जो घबराहट में आके अपने पूरे कपड़े नहीं जला पाया। अब पुलिस के पास सबूत है, पुलिस इंक्वायरी करती है, सारी चीज़ें एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। कपड़ों के बेसिस पे पहले दुकान में जाया जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है, पता चलता है कि इस नाम का व्यक्ति या इस दिन इस कपड़े की बिक्री हुई, ऐसा हुआ। एक एक कड़ी पुलिस जोड़ती है। डीएनए सैंपल था, प्रूफ था, जो थे वो शातिर थे। और लिनार्डो की यही पॉलिसी थी कि अगर पकड़ाए भी तो बाकी जो टीम मेंबर हैं वो सुरक्षित रहे। तो लिनार्डो का नाम आता है, लिनार्डो को पकड़ लिया जाता है और लिनार्डो को कोर्ट के सामने ले जाया जाता है। जब कोर्ट के सामने ले जाया जाता है तो लिनार्डो को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। जज उससे पूछते हैं कि तुमने 8 अरब की चोरी की, तो वो उल्टा जज को ये बताता है कि मैंने 8 अरब की चोरी नहीं की, मैंने केवल 10 से 20 मिलियन की चोरी की थी, और ये भी मैंने खुद नहीं की। डायमंड एंड ट्रैप सेंटर जो था उसमें एक बहुत बड़ा कारोबारी था, उसने मुझसे करवाई ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, वकीलों ने कोशिशें की, जज ने कोशिशें की कि लिनार्डो से अपने बाकी 3 साथियों मिस्टर मॉन्स्टर, मिस्टर स्पीडी और मिस्टर जीनियस के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन लिनार्डो ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन तीनों का नाम नहीं बताया। हर बार कभी कोई रिपोर्टर आता, उससे पूछने की कोशिश करता, वो हर बार कहानी बताता और अलग अलग नाम बताता, लेकिन सही नाम उसने कभी नहीं बताया। जज ने लिनार्डो को 10 साल की सज़ा सुनाई। लिनार्डो 10 साल जेल रहा, बाद में वो बाहर आ गया।
बाहर आने के बाद भी उसने अपने तीनों साथियों का नाम नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी कहानी 21वीं सदी की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट यानी हीरे की चोरी की, जिसमें 8 अरब के हीरे चुराए गए थे। और किस प्लानिंग से, किस शातिर दिमाग के प्लानिंग से एक प्रोफेशनल चोर ने कैसे 4 साल में इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया। और ये करने के बाद वो बच जाता, अगर वो चौथा चोर जो था, जो घबरा गया था, वो सैंडविच ना छोड़ता और अपने कपड़े पूरे जला देता। तो आज की कहानी यही मैं समाप्त करता हूँ और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियोस पे इतना प्यार दिखाया, इतना स्नेह दिखाया। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको कोई और कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं ज़रूर वो कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मेरा एक मकसद है कि मैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के माध्यम से नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँ। तो अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।